नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनास त्यागी और आज बात होगी उत्तर प्रदेश में एक बड़े खुलासे की। मदरसा में शिक्षा घोटाला एक तरह से कहें जो चल रहा है परिवारवाद की तरह से, परिवारवाद की आड़ में। उर्दू में दरअसल एक जुमला आपने कई बार सुना होगा, खाला का घर। खाला मतलब मौसी का घर, मतलब एक ऐसी जगह जहां भाई अपना राज चलता है। मेरी मौसी का घर है, मेरी खाला का घर है। तो क्या मदरसों के नाम पर यही हो रहा है? मदरसों में पढ़ाई हो रही है या फिर फैमिली बिजनेस चल रहा है? सरकारी पैसा बच्चों की तालीम पर खर्च हो रहा है या फिर रिश्तेदारों को नौकरियां देने पर? दिलचस्प बात यह है कि मदरसों पर अगर आप जरा सी कार्रवाई करें, मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, चेक एंड बैलेंस के नाम पर, किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करें कि फंड कहां से आ रहा है, कहां से नहीं जा रहा है, हल्ला मच जाता है। तमाम विपक्षी पार्टियां खड़ी होती हैं कि भाई आप अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार कर रहे हैं। अल्पसंख्यक का अधिकार जो है उसको खतरे में बता दिया जाता है। सुधार की बात हो तो राजनीति शुरू हो जाती है। लेकिन आज सवाल सीधा है, अगर सरकारी पैसा लग रहा है तो भाई हिसाब क्यों नहीं होगा? अगर शिकायतें हैं तो जांच क्यों नहीं होगी? उत्तर प्रदेश के मदरसों पर फर्जी नियुक्तियों, एक ही परिवार के कई लोगों की भर्ती और सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। मामला अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जांच तक पहुंच गया है। तो सवाल यही है कि क्या मदरसों में तालीम के नाम पर परिवारवाद का खेल चल रहा है? क्या जवाबदेही मांगना सियासत है और हर जांच पर इतना शोर क्यों मचता है? और क्या यही वजह है कि मदरसों पर जो पॉलिटिसाइजेशन होता है कि आज स्थिति हो जाती है कि मदरसों में ही गोरख धंधा जो है फल फूल रहा है, इस तरह का करप्शन, क्योंकि आप जांच जैसे ही करते हैं पूरा हल्ला कटने लगता है। मदरसों में पढ़ाई हो रही है या फिर परिवारवाद? सरकारी पैसा बच्चों की तालीम पर खर्च हो रहा है या रिश्तेदारों की भर्ती पर? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त जुड़ेंगे क्योंकि कई आरोप ऐसे लगे हैं मदरसों पर। मैं आपको बता दूं, बाराबंकी, जौनपुर, बस्ती, कुशीनगर, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर आपको बताएं कि एक ही परिवार के कई सदस्यों को नौकरी दी गई है और प्रबंधक भी नियम कानून को ताक पर रखकर उसमें एक लूपहोल ढूंढकर वो शख्स था जो उस परिवार से ही ताल्लुक रखता था। समझाएंगे आपको ये पूरा गड़बड़ झाला दरअसल हो कैसे रहा था, लेकिन ये मामला सामने कैसे आया। यह मामला तब सामने आया जब एक आरटीआई एक्टिविस्ट और मदरसा सुधार आंदोलन के संयोजक तलहा अंसारी ने इसकी शिकायत एनएचआरसी से की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दी जा रही सहायता अनुदान राशि को सिर्फ कुछ परिवार के लोगों में बांटा जा रहा है। जरा मैं आपको समझा दूं, फिर उन्होंने क्या कहा है वो समझाऊंगी भी। दरअसल क्या है कि मदरसा नियमन प्रावधान है 2016 का, उसके मुताबिक अगर आप सहायता प्राप्त मदरसा है तो अगर आप प्रबंधक हैं, यानी कि मैं हेड हूं उस मदरसे की, तो मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को, अपनी बेटी, भाई, दामाद, बीवी, किसी को भी हम नौकरी नहीं दे सकते हैं। तो अब इसमें लूपहोल कैसे चल रहा है, कैसे गोरख धंधा चल रहा है, ये समझाती हूं आपको। इस्तीफा दीजिए अपने पद से, भाई, बहन, बेटी, बेटा, पत्नी, दामाद, सबको नौकरी पर रखवाइए और फिर उसी पोस्ट पे दोबारा जाके बैठ जाइए। तो आप देखिए कि किस तरह से पूरा गोरख धंधा जो है वो फल फूल रहा है मदरसों के अंदर। जो सरकार से फंड मिलता है उसका कैसे बेजा इस्तेमाल हो रहा है फैमिली को अपलिफ्ट करने के लिए। बच्चों की शिक्षा अपलिफ्ट नहीं हो रही, मदरसे अपलिफ्ट नहीं हो रहे हैं। तो जरा सुनिए आरटीआई एक्टिविस्ट का क्या कुछ कहना है, कैसे मामला सामने आया, फिर इस चर्चा को आज आगे बढ़ाएंगे। क्या राजनीति ने मदरसों को इस तरह से इस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है? उत्तर प्रदेश के राज्यानुदानित मदरसों में परिवारवाद पूरी तरीके से हावी है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आवंटित 1100 करोड़ रुपए की फंडिंग को कुछ परिवारों के ऊपर लुटाया जा रहा है, जिसमें विभागीय मिलीभगत हमेशा से रही है। जैसा कि मदरसा रेगुलेशंस 2016 में उल्लेख है कि मदरसों का प्रबंधन अपने परिवार के किसी भी सदस्य की नियुक्ति नहीं करेगा, लेकिन विभागीय मिलीभगत से ऐसा देखने में आया है कि मदरसा प्रबंधन कुछ समय तक की, जब तक अपने परिवार के लोगों को नियुक्ति करना रहता है अपने मदरसे में शिक्षक या क्लर्क के तौर पे, तो उस समय तक वो इस्तीफ़ा दे देता है और दूसरे को प्रबंधक बना देता है। और जैसे ही नियुक्तियां पूरी हो जाती हैं वो स्वयं खुद प्रबंधक बन जाता है। उदाहरण के रूप में मदरसा कप्तानगंज बस्ती का मदरसा फैजुन नबी, उसमें प्रबंधक ने अपने 5 दामादों को शिक्षक के रूप में नियुक्त कर लिया। ये बहुत एक मैसिव करप्शंस है ग्रांटेड मदरसों में यूपी के, और ये एक वेल प्लान्ड स्कैम है। इसी तरीके से बाराबंकी के मदरसा जामियतुल फलाह बड़नपुर अलियाबाद में मदर जो हैं प्रबंधक हैं और उनके 2 बेटे उन्हीं के मदरसे में टीचर हैं।
तो इसी तरह के कई मदरसे हैं, बल्कि पूरे प्रदेश में। तो हमने ये पूरा मामला माननीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में दर्ज कराया है और NHRC ने इसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन का गंभीर विषय मानते हुए यूपी के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस किया। नोटिस के बाद कोई जवाब ना आने पर अब चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली तलब किया है और हमें पूरी उम्मीद है कि इस मामले में बड़ी कार्रवाई होगी। चलिए, तो किस तरह से ये पूरा का पूरा करप्शन जो है मदरसों के अंदर उजागर हो रहा है, और आज हम ये मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि जैसे ही मदरसों के नाम पर कोई भी सरकार, और अगर खासतौर से अगर बीजेपी की सरकार है, तो यहां पर जरा सा आप कहिए कि मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, फंड के ऊपर चेक एंड बैलेंस लगा रहे हैं, तुरंत तत्काल प्रभाव से राजनीति शुरू हो जाती है, हाय तौबा मच जाती है कि भाई आप अल्पसंख्यकों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन आज जब देखिए कि खुद वही लोग जिनके ऊपर मदरसों को चलाने की जिम्मेदारी है, जब वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो फिर सवाल यही कि चेक एंड बैलेंस पर हल्ला क्यों मचाते हैं? अपलिफ्टमेंट तो मदरसों की ही होगी। इसी सवाल पर जवाब देने के लिए हमारे साथ खास पैनलिस्ट वक्त जुड़ चुका है। शांतनु गुप्ता है, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मोहम्मद फैज है, राष्ट्रीय संयोजक MRM के, खान साहब का स्वागत करें। मौलाना साजिद रशीदी है, अध्यक्ष AI के। मुमताज आलम रिजवी है, राजनीतिक विश्लेषक। रशीदी साहब जी, दामाद, पत्नी, भाई, बेटा, बेटी, क्या चल रहा है इस सब मदरसों में? अब जब चेक एंड बैलेंस होता है तो हाय तौबा मच जाती है कि मदरसों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं मुस्लिमों के साथ। यहाँ तो चलाने वाला क्या कर रहा है मदरसों के साथ? पूरी फंडिंग अपने परिवार में बांट रहा है वो। ऐसे बढ़ेगा मुसलमान? फिनाज जी, एक तो मदरसों के साथ फंडेड मदरसे लगा लीजिए, क्योंकि ये फंडेड मदरसे हैं सरकार से, जिनको सरकार पूरी ग्रांट देती है। शिक्षक सरकार की मर्जी के होते हैं, एजुकेशन सरकार की मर्जी की होती है, और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहाँ पे वो सारा सरकार की मर्जी के होता है। अब सवाल ये है कि सरकारों की नज़र रहते हुए अगर इस तरह के घोटाले हो रहे हैं तो ये सवाल तो सरकार से बनना चाहिए कि भाई आप इन मदरसों को फंड कर रहे हो और ये मदरसे अपने फ़ंड को नाजायज़ तौर से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सवाल साजिद रशीदी से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि फंडेड मदरसे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी फंडेड मदरसे हैं, इनमें इन्होंने तो एक मदरसे का नाम लिया, मेरी नज़र में तो सैकड़ों मदरसे हैं ऐसे जिनका नाम सिर्फ मदरसा है और वहाँ इमारत भी नहीं है। ऐसे भी हैं, उस जगह इमारत भी नहीं है, पढ़ना पढ़ाना लिखाना तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसे मदरसों पर सरकार को नज़र रखते हुए जिस तरह के फर्जी स्कैम चल रहे हैं, इन मदरसों को तो फौरी तौर पर बंद करना चाहिए, फौरी तौर पर। हम बिल्कुल हिमायत में नहीं है, सरकार का पैसा नाजायज़ तरीके से कोई लूटे, हम इसके फेवर में नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। मतलब जब ये मदरसे बंद होंगे तब कोई आप लोग, कोई किसी को ऐसा नहीं लगेगा, कोई सियासतदान नहीं कहेगा कि भाई देखिए मुसलमानों के हक और हुकूक के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मुस्लिम बच्चों की तालीम, उनके धर्म के प्रचार प्रसार को रोका जा रहा है, संविधान के खिलाफ ये कार्रवाई, कोई नहीं कहेगा ना ऐसा? नहीं, बिल्कुल नहीं कहेगा। क्यों कहेगा? जिस आदमी को समझ है कि ये मदरसे कौन से हैं वो क्यों बोलेगा? और जिसको समझ नहीं, जैसे आपने कॉमन मदरसा लिख दिया, तो कई लोग जो हमारे ये बच्चे बैठे हुए ये भी समझ रहे होंगे कि उसमें सारे मदरसे आते हैं जहाँ कुरान कॉमन मदरसों में कोई दिक्कत नहीं होती, आप ये कह रहे हैं? जी, जो मदरसे सरकार से सहायता प्राप्त नहीं होते वो सब अच्छे चलते हैं। जो मदरसे सरकार से सहायता प्राप्त नहीं है वो हमारे 2.5% की ज़कात पे चलते हैं। नहीं, वो अच्छे चलते हैं, उनमें कोई करप्शन नहीं अच्छे होता, चलने का मतलब है, वहाँ तो देखिए वहाँ 2 चीज़ों की तालीम होती है, कुरान और हदीस। अच्छा। और उसमें सिर्फ 4% मुसलमान का बच्चा जाता है, सिर्फ 4%। 96% बच्चा मुसलमान का या तो स्कूलों में जाता है या फंडेड मदरसों में जाता है। और वो जो मदरसे हैं हमारे जिसमें 4% बच्चे जाते हैं, वो हमारे समाज की ज़रूरत है, क्योंकि हमें कुरान पढ़ाने के लिए हाफिज चाहिए, नमाज पढ़ाने के लिए इमाम चाहिए, हदीस पढ़ाने के लिए मौलवी चाहिए, फतवा देने के लिए मुफ्ती चाहिए हमारे समाज को। ये हमारे समाज की अपनी ज़रूरत है, और वो हमारे समाज की 2.5% ज़कात से चलते हैं। उनका सरकार से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनमें भी सरकार से उनको मंजूरी कराना जरूरी है। ठीक है, ठीक है। जो नहीं करा रहे हैं उनको हटाइए। ठीक है, रशीदी साहब कह रहे हैं भाई अगर करप्शन है, गड़बड़ी है, तो इसमें कोई ये रोना नहीं रोएगा कि मुसलमानों के हक और हुकूक के साथ कुछ गलत किया जा रहा है, उनको शिक्षा से वंचित रखा जा रहा है। यहां पर सीधे सीधे उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ फैज खान साहब भी हैं। फैज खान साहब, इतना आसान है? अभी तो रशीदी साहब बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, लेकिन अगर इन तमाम मदरसों पे कल को कार्रवाई होनी शुरू हो जाए, इनको बंद करना शुरू कर दिया जाए, तो फिर सरकार पे सवाल नहीं उठाए जाएंगे? हम तो देखते हैं सियासतदान से लेकर सड़कों पर तमाम मुस्लिम नेता, धर्मगुरु आ जाते हैं कि भाई आप हमारे धर्म को हमें प्रैक्टिस नहीं करने दे रहे हैं, ढंग से उसका प्रचार प्रसार नहीं करने दे रहे हैं, उसकी शिक्षा नहीं करने दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की जय, वंदे मातरम। पिनाज जी, ये बहुत अच्छी बात है
कि हम लोग लगातार राष्ट्रवादी मुसलमान इस मुद्दे को उठा रहे थे कि मदरसों का सुधार होना चाहिए, वक्फ का सुधार होना चाहिए, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक ख़त्म होनी चाहिए, गौ रक्षा पे काम होना चाहिए, मुसलमानों की तालीम पे काम होना चाहिए। तो एक वो भी वक्त था जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल और ऐसे कट्टरपंथी मौलाना हमें काफिर कहते थे, मुनाफिक कहते थे, मुर्तद कहते थे, हिंदू हो गया है, बीजेपी आरएसएस का दलाल ये कहते थे। लेकिन हम अपने मिशन पर लगातार कायम रहे। तो अच्छी बात यह हुई कि अब तमाम कट्टरपंथी मौलाना भी इन सुधारों का स्वागत कर रहे हैं, भले शब्दों से कर रहे हैं, बट आई एम एग्री विथ यू कि जब सचमुच में इन पे कार्रवाई होगी तब ये किस तरह का एटीट्यूड और कार्यविधि और भाषा शैली दिखाते हैं, यह सोचने वाली बात है। लेकिन हम हर पॉजिटिव चीज के साथ हैं। यदि ये तमाम मौलाना इस बात के सुधार की ओर आ रहे हैं कि जो सरकार से सहायता प्राप्त मदरसे हैं उनमें जो भी अनियमितता होती है तो उनकी सहायता भी बंद की जानी चाहिए, ऐसे मदरसों को भी समाप्त किया जाना चाहिए। और जो स्व-वित्तीय व्यवस्था से भी मदरसे चलते हैं, वो चलते तो इसी भारतवर्ष में है ना, वहां पर भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी राष्ट्र विरोधी गतिविधि या राष्ट्र विरोधी शिक्षा वहां ना दी जाए। एक सबसे अच्छी बात यह हुई है कि जब तक इन मौलाना मुफ्तियों के हाथ में मदरसों का संचालन था या तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के मार्गदर्शन में मदरसे चलते थे, सही इस्लाम का पालन नहीं करते थे। जैसे ही मोदी जी, जैसे ही योगी जी सत्ता में आए तो इस्लाम मदरसे अपने सही स्वरूप में आया और मुसलमान आज सड़कों पर नमाज छोड़कर मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं, जो इस्लाम की सही शिक्षा है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म हुआ, जो इस्लाम का अंग नहीं था। इनके कारण वक्फ में सुधार मुस्लिम उलेमा मुफ्ती को करना चाहिए था, वो किया मोदी जी और योगी जी ने। मोदी जी योगी जी इस्लाम का सुधार करने आए हैं। योगी जी और मोदी जी अल्लाह के फरिश्ते हैं। मुस्लिम उलेमा मुफ्ती जो काम नहीं कर पाए वो मोदी जी और योगी जी ने किया। और सचमुच में जो एक मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन हम मांग कर रहे थे वो अब चालू हुआ है। रिजवी साहब हंस रहे हैं, हंसने दीजिए, मैं 30 सेकंड बाद में इस बात का भी समर्थन करेंगे। रिजवी साहब की मुस्कुराहट का इंशाअल्लाह मतलब क्या वो उसका गम है जिसे समर्थन छुपा रहे हैं, करेंगे मतलब कौन सा तंज अब कसने वाले हैं आप इनके ऊपर जो इस मुस्कुराहट। मैं ये सोच रहा हूँ कि ये तो गौशालाओं प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, तो इनको गौशालाओं की फिक्र होनी चाहिए। कहाँ कहाँ गाय मर रही हैं, उनको चारा नहीं मिल रहा है। पूरे उत्तर प्रदेश में कितनी गौशालाएं हैं है पता? सर हमने बकरीद का जितना पैसा था मैंने बताओ ना, एक गाय को ज़िबा नहीं हम उससे किया, नहीं माने। एक वो सारा आपको गौशाला में मदरसों की डोनेट फिक्र कर बहुत दिया अच्छी हमने। बात है। आपने कितना पैसा डोनेट किया बताइए? गाय को गौशाला कितनी गौशालाएं हैं उत्तर प्रदेश में? एक दान किया इस बार। कितनी गौशालाएं हैं और कितनी गाय गौशालाओं में है ये बता दीजिए। और उनके लिए उत्तर प्रदेश का बजट कितना है? बजट जो है, गाय पर आ जाएंगे, पहले जरा देश के भविष्य एक पर, मिनट, मदरसे पर, शिक्षा पर, मदरसों में हो रहे इस परिवारवाद पर। अब सीधा सीधा खान साहब ने एक सवाल पूछा है, सुन तो लीजिए। आइएगा आप, आइएगा, गाय पर भी आइएगा, घंटा भर पड़ा है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री के स्कॉलर से ज्योग्राफी का सवाल नहीं करना चाहिए। ये चूंकि गौ प्रकोष्ठ जो हैं ये उसके रक्षक हैं, तो इसलिए मैंने उनसे जानना चाहा कि इन्होंने कहा ना कि अभी योगी जी आए हैं तब मदरसों का सुधार हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या गौशालाओं में सुधार हुआ? गौशालाओं में सुधार हुआ? देखा आपने कितनी गौशाला? मैं आपको बताता हूँ, 7,727 गौशालाएं हैं, जिसमें 1,60,000 गाय हैं। गाय की बहुत चिंता है, अब अच्छी बात है। मैं आपसे पूरा मतलब मदरसे की चिंता है, हमें गाय की चिंता है, तो क्या हुआ? अच्छी चीजें अच्छी हो रही ना। हम तो डिमांड कर रहे हैं, हम तो मांग कर रहे हैं कि गाय माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। बहुत अच्छी बात है। अरे सुनिए ना, एक सेकंड सुन तो लीजिए, जरा मदरसों पे भी चर्चा कर लें, कर लें थोड़ी सी। बकरीद के दिन में बहुत करी है गाय की चर्चा, जरा आज कर लेते हैं। मैं मदरसों के बारे में बता रहा हूँ। नहीं, मैं बता देती हूँ ना, उसके आप बता दीजिएगा कि उसका क्या करना क्या है अब, है ना। ये जो मतलब चाचा भतीजा परिवारवाद अभी तक तो पार्टियों में चल रहा था, यहाँ तो अब मदरसों में चलने लग गया है। तो भाई अगर ये कल को बंद होंगे, खान साहब ने कहा कल को, अभी तो आप अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे रशीदी साहब के, बंद करो सबको, करप्ट है। अगर कल को बंद होंगे तो गुस्सा तो नहीं होंगे आप लोग? देखिए मैं आपको बता दूं, जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी साहब का बयान मौजूद है। उन्होंने तमाम बाकायदा इश्तिहार दे करके अपील की कि मदरसे के तमाम कागजात को मेंटेन किया जाए, मदरसे में कोई गड़बड़ी न की जाए और उसे जो सरकारी पैरामीटर है उसके तहत चलाया जाए। ये इश्तिहार मौजूद है। और इसी तरीके के ऐलान
जो शिया धर्म गुरु हैं मौलाना कल्बे जवाद साहब, उनका भी बयान मौजूद है, आप देख लीजिए। तो ये ऐलान किया गया, एक भी प्रोटेस्ट मदरसों में आज से तो जांच चल नहीं रही है, जमाने से चर्चा मैंने ये जो कहा आपको बाराबंकी, जौनपुर, बस्ती, कुशीनगर, आरा, ये जो पूरी फेहरिस्त है 1100 करोड़ रुपए का लगभग घोटाला निकलेगा। तो क्या कर रहे हैं इन मदरसों का? बंद कर देने, देखिए घोटाले फंडिंग रोक देने की, खत्म करें, कि स्कूल बना देते हैं, बिल्कुल रोक देनी चाहिए, बिल्कुल रोक देनी चाहिए ना। बहुत कमाल है भाई, वो मदरसे कहाँ है जहाँ बेईमानी हो? इस्लाम दीन तो ईमान सिखाता है, ईमानदार बनो, और ऐसे मदरसे जहाँ बेईमानी सिखाई जा रही है तो मदरसे किस काम के हैं? इनको तो जितनी जल्दी हो सके। और मैं आपको बता दूं, अल्लाह के अच्छी बात है ना, ये किसी के आने से तो सही, पर सही दिशा में चल रहे हैं, आप खुश होइए, आप भी ताली बजाइए। प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। गलतफहमी में ये बहुत गलतफहमी में जी रहे हैं, क्योंकि सावन के अंधे को हमेशा हरा हरा दिखता है, जब राहुल गांधी वाले को हमेशा सब कुछ भाजपा में होता दिख रहा है। क्या इनको तो आजादी भी दिख रही है? क्या राहुल गांधी और अखिलेश के समय ऐसा बोलते क्या? नहीं, वो हत्या करते थे, गाय की कुर्बानी करते थे, अब गौ माता राष्ट्रमाता कह रहे हैं। कोई नहीं, मदरसों में ये भी सत्य है करता था कि मदरसों में आतंकवाद की भी शिक्षा दी गई। आज देखो मदरसों को राष्ट्रवादी बनाने की बात कर रहे हैं। मैं दो भी एक दौर था जब मदरसों से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निकले, और आखिरी मुगल का शासक था आतंकवादी निकलने लगे। दोनों को मैं कोट करता हूं, मोदी जी आए हैं, एक मिनट, दोनों को मैं कोट करता हूं। पिनास जी, उसका रीजन ये है, बाबर ने हुमायूं से जल्दी जड़ गए 3 दिन वसीयत की। बोले राम सकोब, अरे पढ़े लिखी बात सुन लो। इतिहास के पन्नों को जरा वर्तमान तक लेकर आना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा जल्दी, हाँ बहुत जल्दी। बाबर ने हुमायूं से बाकायदा वसीयत की कि देखो गाय माता जो हैं, अच्छा आप गाय से ही प्रेम करते रहेंगे? बोलो गौ माता की। ये कह रहे हैं कि सब कुछ हो रहा है, जब मोदी जी आए, योगी जी आए, तो मैं उनको याद दिला रहा हूं कि अभी से नहीं हो रहा है। बाबर ने हुमायूं से कहा कि खबरदार गाय नहीं कटनी चाहिए, इनका सम्मान करना, क्योंकि आस्था। और बहादुर शाह जफर जो आखिरी बादशाह है, उन्होंने जाकर के देख लीजिए, म्यूजियम में लेटर मौजूद है, बाकायदा नोटिस जारी किया कि गाय नहीं कटनी चाहिए बकरीद में। सुनिए ये चीजें जो हैं ये नई नहीं है, ये हमेशा से चली आई। कोई मुसलमान जो है, लेकिन ये लोग बंगाल में क्या कहते हैं, 14 साल बाद आप कर सकते हो कुर्बानी, 14 साल बाद कोई ये मां नहीं रहेंगी। आसाम में क्या कहते हैं, आसाम में क्या कहते हैं कि नहीं, आसाम में कहते हैं घर के अंदर आपके साथ ज्वाइन कर लीजिए वो गौरक्षा मिशन। अभी मेरे टॉपिक पे रहिए। अरे मैंने बना लिया है, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां आपके लिए। गौ रक्षक दल, मुस्लिम गौ रक्षक दल बना लिया है, और बाकायदा इन लोगों को पकड़ रहे हैं। चलिए अब आप दोनों इन लोगों को पकड़ रहे हैं, इनकी पोल खोल रहे हैं। सभी लोग आपको बहुत साधुवाद देंगे, लेकिन शांतनु जी, रशीदी साहब की एक बात में बिल्कुल वाजिब बात थी कि भाई अगर गवर्नमेंट फंडेड मदरसे हैं तो पहली जिम्मेदारी तो गवर्नमेंट की भी बनती है ना, उसका फंड कहाँ भेजा तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। ठीक है भाई, प्रबंधक जो हैं मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, वो करप्शन कर रहे हैं, तो चेक एंड बैलेंस तो रखना था। पैसा दे रहे हैं आप। जी बिल्कुल। बिनाज जी, मैं अपनी बात करने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है, आपके सब दर्शकों की तरफ से उनको बधाई देना चाहूँगा। 54 साल के हो चुके हैं, उनका यश और उत्तर प्रदेश का यश उनके साथ ऐसे ही बढ़ता रहे। देखिए, जैसा कहा कि योगी जी, मोदी जी आने के बाद जो स्वर बदले हैं उसमें बड़ा आनंद है। मतलब राहुल गांधी जैसे मंदिर जाने लगे, अखिलेश जी तो मंदिर बनवा रहे हैं, कोई आपको लग रहा है, आपको लग रहा है, कोई शांतनु जी, आपको लग रहा है नजीर अकबर आबादी ने भगवान श्री नज़्में लिखी है। ये सब पढ़े लिखे जनती बैठे हुए, नजीर अकबर आबादी ने कब नज़्में लिखी थी, किसके दौर में? योगी जी के सत्ता के आने के पहले गाते थोड़ी थे नज़्में। सुंदर कपड़े पहन के यहाँ पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, आप गुमराह नहीं कर सकते हो। जब तक आप बोलते रहे तब तक शांतनु साहब जो है, तब तक शांतनु साहब बोले नहीं।
ठीक है, इनको कह दो झूठ न बोले। अरे कोई बात नहीं, आप बाद में सच बता दीजिएगा। आप सच जब तक आप बोले बताइएगा। झूठ सच वो बोलते रहे ना, सुनते रहे। तो ये जो हृदय परिवर्तन हुआ ना, इसके मेरे ख्याल से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का सबसे बड़ा तो देखिए उद्देश्य पूरा हो गया कि जो मेरा जिस दल के मैं पक्ष में हूं वो तो मेरी बात कर रहा है, जो मेरे विपक्ष के वो भी मेरी बात कर रहा है। इससे बड़ा समाज में मतलब जिस गाय को ये सोशल मीडिया में काटा करते थे, दिखाते काट के उनको राष्ट्रीय गौ माता बनाने के उसमें राष्ट्रीय गौ माता बनाया जाए, अद्भुत है। पहली बात डिमांड कीजिए। दूसरी बात अगर ये सुन पाए, तथ्य है थोड़ा मुश्किल आता है। 10 सितंबर 2022 से 15 नवंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश में एक सर्वे हुआ और इन्हीं लोगों के, मैं बाइट में निकाल के चला दूंगा, ऐसी हाय तौबा पीटी इन्होंने, ऐसी छातियां पीटी। एक सारे मदरसों का सर्वे करवाया योगी आदित्यनाथ में, उसमें 12 पॉइंट थे, मैं सारे पॉइंट पढ़ के सुनाता हूं, एक वर्ड का पॉइंट, जिससे आपको ये पता लगेगा कि सर्वे में होता क्या है। नाम क्या है मदरसे का, ऑपरेटिंग बॉडी क्या है, किस ईयर में स्टैब्लिश हुआ, प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या है, इसका स्ट्रक्चर ठीक है, टूटेगा तो नहीं, बच्चों का कितना एनरोलमेंट है, स्टाफ का कितना काउंट है, करिकुलम क्या है, वहां सबसे ज्यादा दिक्कत आई। फाइनेंशियल सोर्सेज क्या है, पैसे कहां से आते हैं उसके पास, सरकार के पास सरकार से अनुदान मिलता है, बाकी पैसे कहां से आते हैं, विदेशों से पैसे आते हैं, अपने खाते दिखाओ, उसके और क्या लिंकेजेस हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत आई, उसका एफिलिएशन स्टेटस क्या है, क्या वो वैलिड है, सरकार से है, किसी मदरसा बोर्ड से है कि नहीं है, और सर्वेयर के अपने रिमार्क्स थे। ऐसी हाय तौबा मची, कितने बंद बताता हूं 85,000 मदरसे ऐसे पाए गए, 8500 ऐसे पाए गए, 85,000 भी बंद होंगे पूरे भारत में। तो 8500 मदरसे ऐसे निकले जिनका किसी मदरसा बोर्ड से एफिलिएशन नहीं था। ठीक है, ऐसे बहुत सारे थे जिन्होंने अपना करिकुलम कहा हम अगले हफ्ते दिखाएंगे, 2 महीने बाद दिखाएंगे, सरकार को 3 बार सर्वे करने पड़े और फिर एक सर्वे राउंड शुरू होने वाला है। तो अब देखिए ये जो बदले स्वर है आज के हैं, जैसे ही वापस जाएंगे देखिए अब आर्टिकल 29 पे आ गए, करप्शन होने दें क्या? आर्टिकल 29 ये कहता है, आर्टिकल कुछ भी पढ़ाओ, आतंकवाद पढ़ाओ, अपने आतंकवाद पढ़ाओ, ये लिखा है आर्टिकल 25 कर सकते हो, किसी बोर्ड से मान्यता लेने की कोई जरूरत नहीं है, अपने इंस्टीट्यूशन कायम कर सकते हो, वहां रजिस्ट्रेशन, आतंकवाद पढ़ा सकते वहां क्यों आतंकवाद, कितने आतंकवाद पढ़े, अरे कितने, उदाहरण अगर सारे मदरसा से आतंकवाद होता आपको इंडिया तो टीवी क्या आज होता मिलेगी देश का। ओवासी साहब उसमें लोहार भी भेजते हैं, उसमें ओवासी साहब तो लोहार भी भेजते हैं। हम कह रहे कितने मदरसे बंद किए, असदुद्दीन ओवासी, चलिए कितने मदरसे बंद किए, बंद होंगे। अरे भाई तो इतने दिन हो गए सर, ये 2 साल पहले का आप बता रहे हो, बंद भी हो रहे हैं, 2-3 साल पहले का बता रहे हो, अब तक 2-3 साल में उत्तर प्रदेश में कितने सरकार ने ये कहा कि यहाँ पे आतंकवाद था इसलिए बंद कर रहे हैं, नाम बताइए उसके। देखिए बंद भी हो रहे हैं, नाम बताइए, ऐसे नहीं हवा में टूट भी रहे हैं, हवा में नाम नहीं, नाम बताइए कि आतंकवाद हो रहा था, इतने बच्चे पकड़े गए और इसलिए बंद किया गया। आप डालिए मदरसा आतंकवादी, अरे आप डाटा मदरसा आतंकवादी, अभी तो मदरसा आतंकवादी, वो तो हमें भी याद आपको है, लिस्ट जिसको आप पढ़ के सुना रहे थे वो हमें जबान नहीं याद है, लेकिन हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ, वो हमें बताओ। जब उस समय सर्वे हुआ, जब उस समय सर्वे हुआ, ये होता है, ये होता है हवा हवाई, बताएंगे फाइनेंशियल सोर्स, ये होता है हवा हवाई, बता नहीं पा रहे, बस हवा आतंकवाद, आतंकवाद। सुनिए तो सही, आप ये कहना चाह रहे हैं किसी मदरसे पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, किसी मदरसे से कोई भी ऐसा शख्स नहीं पकड़ा गया जिसके तार देशद्रोही गतिविधियों में एक्टिवेटेड थे, किसी मदरसे से कोई भी ऐसा जिसे कहते हैं फेक करेंसी और तमाम चीजें, किसी मदरसे में कुछ नहीं निकला, सब मदरसे पाक साफ है। आप ये कहना चाह रहे हैं जी DRDO में भी जासूस पकड़े गए पाकिस्तान के, तो मदरसे में पकड़ लिए गए, क्या दिक्कत? हर जगह पकड़े जाते हैं, तो अगर एक दो मदरसे में भी पकड़ लिए गए, अरे तो क्या हो गया? जाकर के पढ़ा लिखा करो शांतनु जी, ये ये अंधभक्ति अच्छी है, लेकिन इतनी अंधभक्ति अच्छी नहीं है कि डाटा भी उठा के न देख सको। अरे इतना तो हो जाए कि डाटा तो देख लो। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप ये कह रहे हैं देश विरोधी गतिविधियां तो कहीं भी हो सकती है, डॉक्टर भी कर सकता है, साइंटिस्ट भी कर सकता है, मदरसे में हो रही है तो कोई बात नहीं, हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे, मदरसे में हो जाए तो क्या दिक्कत है? हमने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनका प्रश्न आपने सुना कि अगर आतंकवादी गतिविधि किसी संस्थान में हो रही है तो मदरसे में भी हो रही है, तो कोई बात नहीं, होने तो मदरसे में भी बाकी जगह तो ये नहीं कहा आप ऐसे बैलेंस करेंगे चीजों को, क्राइम को नहीं, हमने कहा क्राइम को क्राइम की तरह देखा जाए, जहां भी हो उसको बंद किया जाए, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और हम तो कह रहे हैं कि उसको चौराहे पे फांसी दी जाए, अगर ऐसा कोई पकड़ा जाता है, यहां से मैं कहता हूं फांसी दी जाए, फांसी कोई भी आतंकवादी लेकिन उसके बाद उसको चौराहे पे लाद करके नहीं फांसी दी जाए, मैं कह रहा हूं मुस्लिम कब्रिस्तान में उसको नहीं दफनाएंगे, उसको शहीद नहीं बोलेंगे, उसको जब फांसी दी जाएगी कोई शहीद नहीं बोलता, अल्लाह इसे जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमा, कोई शहीद नहीं बोलता, नहीं बोलेंगे, कोई शहीद गाजी कहते हैं वो जो शहीद हुआ है,
बोलो कोई अफजल गुरु शहीद नहीं बोलता मुर्दाबाद, है। बुरहान वानी मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे? ये शहीद है उनके लिए। आतंक का कोई धर्म नहीं होता, जैसी आतंकवादी मरता है, हाय मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, फिर उसकी नमाज़े जनाजा पे जाएंगे, दुआ पढ़ेंगे। बुरहान वानी मुर्दाबाद। ये योगी जी की जय है, इसलिए आज बुरहान वानी मुर्दाबाद है। मोदी जी आ गए, इसलिए अफजल गुरु मुर्दाबाद है। बिरयानी खिलाते हैं। फैज़ खान साहब, ये गलत बात है। जब आप कहते हैं कि वो नहीं कंडम करते, आज वो कर रहे हैं, तो ये मोदी जी की वजह से, ये क्या बात है? योगी जी के आने के बाद मोदी जी के आने के बाद बात पे ताली मुझे एक प्रश्न है, क्या कांग्रेस और समाजवादी सरकार में आतंकवाद मुर्दाबाद कहते? कभी नहीं कहते। गोडसे मुर्दाबाद कहिए अगर दम है तो। मैं कह रहा हूं जाकिर नाइक मुर्दाबाद। सच्चाई है। गोडसे मुर्दाबाद कहो, दम है तो। गांधी गोडसे मुर्दाबाद। अरे शुरू से बोलो, मोहम्मद बिन कासिम नहीं, ये बहकाओ नहीं। पूरा शुरू से मुर्दाबाद कहो, दम है तो। मुर्दाबाद। अगर आप महमूद गजनवी मुर्दाबाद, तैमूर लंग मुर्दाबाद, इनसे गोडसे बोलो औरंगजेब गांधी जी का कत्ल किया, बोलो बाबा, मैं नहीं कहता किसी ऑर्गेनाइजेशन से नहीं मानता, लेकिन आप कहो गोडसे मुर्दाबाद नहीं कहोगे, नहीं कहोगे, क्योंकि गांधी के कातिल तुम जैसे लोग। बोलो 16 अगस्त 1946 आप पीछे छुपते हो, आप हिंदू मुस्लिम के पीछे छुपते हो, अपना आतंकवाद पीछे छुपाते हो। अरे मोहम्मद ऐसे नहीं चलेगा। राष्ट्रपिता का कातिल है, क्यों नहीं आएंगे? गोडसे मुर्दाबाद। अरे भाई, तो ये कहते पहला आतंकवादी मोहम्मद बिन कासिम, वहां से मुर्दाबाद चालू करे, फिर मुर्दाबाद करे। जितने आतंकवादी सब मुर्दाबाद आप कहो, और गांधी जी के जितने आतंकवादी सब मुर्दाबाद, गांधी जी ने जितने आतंकवादी सब मुर्दाबाद। ये क्या कह रहे हैं? जितने आतंकवादी सब मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। वेरी गुड। आप कहो गोडसे मुर्दाबाद। वेरी गुड। गोडसे मुर्दाबाद कहो, वो भी आतंकवादी था, वो भी आतंकवादी था। कहो गोडसे मुर्दाबाद कर रहे हैं। गोडसे मुर्दाबाद कहो। अरे सारे आतंकवादी मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद, गोडसे मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद हो गए। नहीं, गोडसे आतंकवादी है कि नहीं? इनकी कुंठा शांत होती है, नहीं कह सकते, मैं कह रहा हूँ इनकी दुकान बंद हो जाएगी। बताइए, ये जहाँ रहते हैं इनको घुसने नहीं दिया जाएगा। मैं जानता हूँ, इनको निकाल दिया जाएगा। ने समाया है, ये जो घर वापसी किया है ना, घर से बाहर कर दिया जाएगा, तो उसमें सब आ गए। इनकी हैसियत नहीं है गोडसे मुर्दाबाद कह दें, लेकिन इनको अलग से नहीं कहेंगे। कहो गोडसे मुर्दाबाद, उसी से शादी होती, कहो गोडसे मुर्दाबाद। नहीं, खान साहब, जनता ने सब देख लिया, किसने किसको मुर्दाबाद कहा और किसने किसको नहीं कहा। आप दोनों ने दिल खोल के अपनी अपनी बात कह दी, लेकिन फिर एक बार मैं अपने टॉपिक पर ही आ जाती हूँ, है ना। रशीदी साहब, आपने भी पुरजोर तरीके से कहा सारे बंद होने चाहिए, सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही सबसे पहले है अगर उसने फंड दिया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं थोड़ी बाय एंड लार्ज थोड़ी बड़ी पिक्चर की बात करूं, जब भी मदरसों के खिलाफ किसी भी तरह से कहा जाता है कि भाई कार्रवाई करेंगे, चेक एंड बैलेंस करेंगे, ऑडिट करेंगे या उसमें मॉडर्नाइजेशन करेंगे, इतनी हाय तौबा मचती है, सियासतदान भी उसमें बड़ा रोल प्ले करते हैं कि कहीं ना कहीं जो मदरसों का बेसिक काम है वो करप्ट हो रहा है। लोगों को देखिए, करप्शन हर धर्म, जाति, देश, सब जगह मिल जाता है, तो मौका मिल जाता है उस राजनीति सियासत की आड़ में करप्शन करने का और फलने फूलने का, कि पता है हल्ला होगा, माइनॉरिटी के नाम पे कुछ भी करते रहो, अपने ही धर्म के साथ, अपने ही लोगों के साथ गुनाह करते रहो। देखिए, पिछले 65-70 सालों में मुसलमान की जो सो कॉल्ड सेकुलर हिमायती पार्टियां हैं, उन्होंने ये सारे हल्ले मचाए, मुसलमान ने नहीं मचाया। ये आप देख लीजिए हिस्ट्री उठाकर, मदरसों के नाम पर जिस तरह भी जब भी कोई प्रोटेस्ट हुआ, कोई मामला हुआ, तो सबसे अगुवाई में यही सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी रही हैं, इनके राजनेता रहे हैं। कौन कौन? वजह क्या है? समाजवादी है, कांग्रेस है, क्योंकि इनकी राजनीति ही मुसलमान के दम पर चल रही है, मुसलमान के वोट के दम पर चल रही है। 2024 के इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की जो 36 सीटें आई हैं, 37 सीटें, यादव ने उसको वोट नहीं दिया, मुसलमान ने दिया, तो 36-37 सीटें आ गई। इनकी राजनीति करेंगे। सवाल यह है, देखिए, जो लोग मदरसों पर बात कर रहे थे ना, अभी आप इनसे पूछिए, फैज़ खान साहब से, यूपी में कितने मदरसे हैं टोटल जो फंडेड हैं, पूछ लीजिए एक बार सवाल। इनको ये तक पता नहीं होगा। अभी कह रहे थे ना मदरसे के टॉपिक पे आओ, गाय पे मत रहो। इनको ये नहीं पता होगा कि मदरसे में यूपी में कितने मदरसे फंडेड हैं। मैं बता देता हूँ फैज़ साहब, 16,500 मदरसे हैं, जिनमें से 8,500 मदरसे ऐसे पाए गए जिनकी मान्यता नहीं है। 560 मदरसों को सिर्फ यूपी सरकार फंड देती है, सिर्फ 560 को। लेकिन उसमें भी 16,000 टीचर ऐसे हैं जिनकी पिछले 13 साल से सैलरी नहीं मिली, और उन टीचरों को 3,000 रुपया तो यूपी सरकार देती है, 12,000 के आसपास में केंद्र सरकार देती है। दोनों सरकारों ने मिलकर 12-13 साल से
उन 16,000 टीचरों को प्रोटेस्ट आज तक भी चल रहा है, उनकी सैलरी नहीं मिली, ये सच्चाई और है। ये जो टीचर भर्ती हुई है किसके उस पे हुए? नहीं देखिए, ये जो मैंने आपको उदाहरण दिया, मैं अगर आप कहें तो डिटेल में बता दूंगी। सुन लीजिए, कि, मैं बता रहा हूं। जो प्रबंधक थे उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर अपने 5 दामादों को नौकरी पे रखा, फिर एक प्रबंधक थे उन्होंने इस्तीफा दिया, अपनी पत्नी बेटी मैं बता रहा हूं। भाई को नौकरी पे रखा, मैं बता है ना, रहा हूं, और सुन फिर लीजिए। दोबारा रिज्वाइन कर लिया। तो यानी कि पैसा घर में ही रहे, जो मैं फंड बता आया रहा ना हूं, सुन वो तो घर लीजिए। में ही रहे, कहीं जाए ना। मैं बता रहा हूं ना, मेरे सुन तो लीजिए। बेटे में, दामाद में वो कुव्वत है कि वो बच्चों को शिक्षा दे सके, उस पे किसी को बात नहीं करनी। अरे मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, आप शांति तो रखिए। शांति काफी देर रखी सर, ऐसी बात नहीं है। अच्छा चलो, चलिए, अशांति आगे अशांति करिए। फैला दीजिए। हाँ, चलिए। अशांति कर दीजिए। नहीं बोलिए मैं ये कह रहा हूँ, एक देखिए सेकंड उनको बोल लेने दीजिए, ये जो जो मैंने है, इसी ये जो- टॉपिक पर आ सुनिए, जाइए। ये जो है राजनीति से लेकर तमाम चीजों में देख लीजिए, इंडस्ट्री में भी है ये, कहीं भी चले जाइए, भाई भतीजावाद तो है ही सब जगह। बिल्कुल है, मैं वही हर कह रही हूँ आदमी ना। अपने आदमी को लाना चाहता है, लेना चाहता है। तो वही कह रही हूँ कि सिर्फ चेक एंड मदरसों के बैलेंस नाम इसलिए पर नहीं हो पाता कि जैसे ही चेक एंड बैलेंस की बात चले हाय तौबा मच जाती है, सुन तो इसीलिए लीजिए, कह रही हूँ। मैं बेजा फायदा उठा रही मैंने है लोग। जवाब दे दिया ना हाँ। कि हाय तौबा मचाने वाला कौन है, आप उसको इंडोस ही नहीं कर रही हैं। ठीक है, नहीं बिल्कुल सही कहा आपने, आपके लिए तालियां कि आपने बिल्कुल भाई- सही कहा भाई कि भतीजावाद- मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं है भाई। शांतनु साहब ये कह रहे हैं मुस्लिम को कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैं पूरी कर रहा आप हूँ अपनी मदरसों बात। का चेक एंड बैलेंस कीजिए, मैं उनका अपनी सर्वे पूरी तो कीजिए, कर वो रहा तो अच्छी बात है, वो खुश होंगे, वो खुश होंगे कि भाई मदरसों में अपलिफ्टमेंट होगा, अच्छा होगा। दिक्कत यहाँ पिनाज जी, हाँ जी बोलिए। हम ये कह रहे हैं जो 560 मदरसे और फंडेड है ना, इनको भी बंद कीजिए ना, बंद कर दीजिए, बंद ठीक है करिए इनको शांतनु भी। साहब। देखिए, सब फिर बंद- सरकार मुस्लिम एक विरोधी भी तो नहीं हो मदरसा जाएगी। फंडेड नहीं सब होना बंद मैं एक चाहिए। सेकंड, फिर सरकार को आप ये तो नहीं कहेंगे सब मुस्लिम बंद विरोधी होंगे। है। बिल्कुल नहीं, मैं स्वागत करूंगा, तथास्तु। मैं स्वागत करूंगा। एक भी मदरसा फंडेड नहीं होना चाहिए, अच्छा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिससे क्यों हो? जिसमें और उसका जाति नाम ना हो मदरसा पाए, क्यों अंदर हो? जो मनाए स्कूल पढ़ाते नाम रहे। रखो उसका। मदरसा तो वो है जिसमें कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है, जिसमें दूसरी एजुकेशन दी जाती है, उसका नाम मदरसा हो ही नहीं सकता, अच्छा, हो ही नहीं तो सकता। फंड क्यों ले रहे हैं उसके मदरसे के नाम पे? मैं कह रहा हूं ना बंद करो, बंद कर दो। मैं कह रहा हूं ना बंद करो। रिजवी साहब बंद करवा दें, ये कह रहे हैं, अपील करिए कि भाई मदरसा हो ही नहीं सकता, आप स्कूल खोल दीजिए 569 मदरसा बंद कर दीजिए। मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि मदरसा और स्कूल में कोई इतना फर्क नहीं है। और आप लोग वहाँ तय कर लीजिए आपस वहाँ में। दीनियात भी पढ़ाई जाए और वहाँ दुनियावी मॉडर्न एजुकेशन भी पढ़ाई जाए, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। जो मदरसे के स्टूडेंट है वो साइंस न पढ़े, टेक्नोलॉजी न पढ़े, मैथ्स न पढ़े, ऐसा नहीं है। ये इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में है ये। नहीं, मैं भाई बहुजन इसलिए नहीं समाज कहेंगे। पार्टी। हाँ, तो बहन जी ने 350 मदरसों को किया था अब आपस में ही लड़ने लगेंगे आप दोनों तो। तो ये तो अच्छी बात है। एक मिनट तो नहीं, मैं लड़ नहीं रहा हूँ, मैं लड़ नहीं रहा हूँ, देखिए, डिबेट लेकिन करूंगी, बदल ये जाएगा। कहना कि बंद अरे कर रिजवी दीजिए साहब सब को चीजें, सुनो, ऐसा नहीं शांतनु है। साहब, आ रही हूँ, आपके पास आऊंगी। अरे समर्थन करो, देखिए, मदरसे देखिए, बदनाम हो रहे नहीं, हैं, समर्थन करो इस चीज नहीं, का। मैं ऐसे गलत अरे आप दोनों में खुद में एक नहीं रहेगा तो कैसे मैं चलेगा? ये गलत देखिए, चीज- दो तो ऑलरेडी उस तरफ से, आप भी इधर आ गए घूम के। एक मदरसे को एडिट करने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने बार सरकार के पास दौड़ना पड़ता है, कितने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, तब जाकर के होता है। आप सोचिए कि 550 सिर्फ हैं और उनके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, तब जाके। तो इसलिए हम ये कह दें साहब बंद कर दिए, नहीं, बिल्कुल ना बंद कीजिए। उनके एजुकेशन सिस्टम को ठीक कीजिए। अगर वहां पे करप्शन हो रहा है तो करप्शन को ठीक कीजिए, जो गुनेगार है उसको जेल भेजने का काम कीजिए, और जहां जहां ये हो रहा है, मैं कह रहा हूं वहां करप्शन को ठीक करना ही सरकार की जिम्मेदारी है। कोई प्रोटेस्ट नहीं करेगा। आजादी के बाद में मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने, हसरत मोहानी ने, और अब जो है थोड़े वक्त पहले मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी ने इस बात की बिल्कुल पुरजोर मुखालफत की है कि सरकार से मदरसों को फंड नहीं लेना चाहिए। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि सरकार अगर फंड देगी, मैं अगर किसी तो संस्था चेक एंड बैलेंस रखेगी नहीं, चेक और पसंद बैलेंस नहीं आएगा। अपनी मनमर्जी की तालीम देगी, आप उसको रोक टोक नहीं कर सकते। अच्छा, आप क्या करें भाई? मैं अगर किसी को फंड कर खराब रहा चीज हूं, पढ़ाती है क्या सरकार जब अपने अरे फंड समझे करती नहीं है? आप बात, नहीं आप दूसरे वे में क्यों ले नहीं, जा रहे हो? पूछ रही हूँ, उसको? पूछ क्यों रही ले जा रहे हो उस वे में? नहीं, उसमें मैं जाना किसी ही वे में नहीं, मैं तो पूछ रही हूँ कि मैं ये सरकार कह जो रहा हूं, पढ़ाती है गलत पढ़ाती है, इस्लाम आज के हाय खिलाफ तौबा- पढ़ाती है कि अपने सुनो, मदरसों में नहीं, जिनको आज फंड हाय, करती है। अगर कोई मदरसा फंडेड बंद हो रहा है तो मुसलमान हाय तौबा किस बात पे करेगा? क्यों करेगा? फंड तो सरकार दे रही है रिजवी ना, साहब भी करने लग गए अभी। फंड तो सरकार दे रही नहीं, है। नहीं, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ क्यों नेशनल हाय तो मदरसा वही कर बोर्ड रहे हैं बनना तो था अभी 2006 रिजवी में। साहब जैसे कितने गलत होंगे? है। अर्जुन सिंह गलत है। शिक्षा मंत्री थे, अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री थे इंडिया आप नहीं इस्लामिक चाहते अरे मदरसों कांग्रेस में ने तो नाश साइंस- मार दिया सारा नहीं, तो यार। वही तो कह रहे हैं, कांग्रेस ने तो कि सारा नाश मार दिया मुसलमानों को। नेशनल मदरसा बोर्ड बनना चाहिए, स्टेट मदरसा बोर्ड बनना चाहिए, सबका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, इसमें कोई ठीक है। गड़बड़ी नहीं है। अब जनता के भी सवाल लेंगे जरा। इससे 65 पहले साल शांतनु जी हमें से- लूटा और लूटने के बाद एक रिपोर्ट ले आए सच्चर कमेटी की कि मुसलमान दलित से बदतर जिंदगी जी रहा है। बस लाके छोड़ दिया वहां दलित से बदतर जिंदगी पर। ठीक है, और आप कांग्रेस इसके लिए ने- किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? कांग्रेस 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 जिम्मेदार है, मतलब आपने सिर्फ अपीजमेंट किया है, तमाम पार्टियों ने सेकुलर पार्टियां जितनी भी हैं सब जिम्मेदार हैं। सब जिम्मेदार है। बहन जी की नहीं
बहन जी भी हैं। नहीं 2007 अरे से रुकिए ना, बस 2000 सुनिए जरा आधे शांतनु मिनट जी, की शांतनु बात जी, होने दीजिए। एक बार जरा हमारे दर्शकों की बस क्लैरिटी के एक लिए छोटी सी बात बता दूं, नहीं, एक क्लैरिटी के लिए एक समझा भी दीजिए। मेरे दो सवाल है, आप अपनी भी बताइएगा जी, जी, कि भाई अगर सरकार की फंडिंग है किसी मदरसे को, ठीक है, मैंने पैसा दिया, मेरे टैक्स पेयर का पैसा है, सरकार ने उसको जाके दिया है, तो सरकार की भी तो जवाबदेही जिम्मेदारी बनेगी ना कि भाई आपकी नाक के नीचे। और हाँ, अगर सरकार अगर उसमें पैसा नहीं भी देती है, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं उसकी भी जांच सरकार करती है। वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो भी होता है वो उसका दायरा उसमें भी होता है। अगर यहाँ के किसी प्राइवेट स्कूल में हो जाए, उसका करिकुलम सीबीएसई या स्टेट बोर्ड से तय होता है, तो वो भी अपने आप नहीं चला सकते। वो भी आपको सरकार के दायरे में, सरकार के सर्वे के लिए फिर भी ओपन है। ये सोच रही है क्या चाह रहे हैं कि सरकार का अगर पैसा मिलेगा तो मैं कुछ भी पढ़ाऊंगा, फिर मैं आतंकवाद की 4 किताबें और पढ़ाऊंगा, फिर तो वो नहीं बच पाएंगे। सरकार का सर्वे होगा ही होगा, कुछ भी नहीं सर्वे होगा ही होगा, फिर भी सर्वे होगा ही होगा। 17,000 सब में सर्वे हुआ, फिर मैंने आपसे कहा कि जवाबदेही किसकी करनी है? प्रबंधक बेईमान है, प्रबंधक करप्ट है, वहां पे जो अधिकारी थे जो चेक एंड बैलेंस के लिए आ रहे थे, जो फंड रिलीज कर रहे थे, वो उनकी कोई जिम्मेदारी जवाबदेही उनकी मिली भगत है? जिम्मेदारी और पकड़े जाएंगे। आपने देखा है योगी सरकार में आदमी इधर पकड़ा जाता है, उधर या तो ऊपर जाता है या जेल में जाता है। आपने देखा है योगी सरकार। आप और क्या बोलना चाह रहे थे? हम देखिए, मैं बोलना चाह रहा था जब इन्होंने कहा कि अगर कोई भी सुधार होता है तो हमारे कोई कुछ नहीं कहता। जब 2022 वाला जो सर्वे मैंने कोट का, उस पे मौलाना अरशद मसनी ने कहा कि ये सर्वे नहीं है तो सांप्रदायिक सोच है। फिर हमारे भाईजान ने क्या कहा, इन्होंने बहुत ही सुंदर बात कही। इन्होंने कहा, बड़े चैनल में लिखा है, इन्होंने कहा कि साजिद रशीद ने एक भड़काऊ भाषण दिया। उन्होंने कहा मुस्लिम समाज से ये अपील है कि 2009 का कानून दिखाओ और सर्वे वालों को जूते चप्पल से स्वागत करो। आपका बयान है कि नहीं? सुनिए, यही तो मिसकोट करते हैं ना। अरे बड़े-बड़े चैनलों पे इसीलिए तालियां भी मिलती हैं। केस तो करिए, केस कर दीजिए। सुनिए जाना, बड़े-बड़े चैनलों पे। अजी नहीं, कौन केस करेगा? मदरसा सर्वे पर मौलाना साजिद रशीद के बिगड़े बोल, कहा सर्वे टीम का जूते चप्पलों से स्वागत। मैंने क्या कहा था उसको सुनिए। देखिए, आप चैनल पे जाते नहीं है। अरे सुनो यार, उनके एंकर से तो बोल दीजिए कम से कम। अरे सुनो भाई साहब, लड़ने की आपको औकात नहीं। अब देखिए, पकड़े गए आप चैनल के बीचों बीच। आप कह रहे हैं कि मदरसा को झांकने भी आएगा तो कोई बात नहीं, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, यही तो हम कह रहे हैं कि वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए हैं। परिवर्तन ही सरकार का नियम है। सुनिए, ये बयान बहुत पुराना नहीं है। ये बयान बहुत पुराना नहीं है। अगर मेरा बयान गैर संवैधानिक होता तो अब तक मेरे ऊपर कार्रवाई हो गई होती। ये तो बकवास विरोधाभासी है। बस आज जो कह रहे हैं वो नहीं कह रहे थे। अजी कुछ नहीं है। दूसरी बात सुनिए, देखिए अजी समझा दीजिए। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। जनगणना भी होने वाली है। ये लोग जो बयान देते हैं टीवी पे खड़े होकर, ये सिर्फ तालियां बजवाने के लिए देते हैं। आप भी तो टीवी पे खड़े हैं और आप भी बयान दे रहे हैं। आप किससे खड़े हैं? सही बात बताते नहीं। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए अभी इन्होंने बड़ा इल्जाम लगाया मदरसों पर कि सब आतंकवाद की पढ़ाई जा रही है। मैं ये कहता हूँ कि देश की हमारी एजेंसी इतनी सक्षम है, इतनी मजबूत है कि अगर परिंदा भी कोई कहीं पर मारता है तो हमारी एजेंसियों को पता चल जाता है। ठीक है, 76 सालों में हमारी एजेंसियों को यह पता नहीं चला कि मदरसों में आतंकवाद की पढ़ाई जा रही है। वैलिड ये तो सवाल एजेंसियों पर होना चाहिए। वैलिड, एब्सोल्युटली राइट पॉइंट कि आप सीधा एक ब्लैंकेट ये कह दें, जनरलाइज कर दें कि यहाँ पर ये हो रहा है। ये तो सरकार को कटघरे में नाकामी है ना। फिर आपने कहा सबके पास अधिकार है सर्वे करने का, चेक एंड बैलेंस का, तो वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। क्या बोल जाते हैं? ठीक है, वही सवाल लेके गई, वही आप ही की बात लेके गई हूँ जी। एनआईए के ऐसे सुन तो लीजिए प्रभु, फिर जूते चप्पल ना उतार दें, चप्पल ना उतार दें आप। झूठे लोगों से क्या? अभी जनगणना होने वाली है, मैं जूते चप्पल दिखाऊंगा। अभी एनआरसी होने वाला है, मैं जूते चप्पल दिखाऊंगा। अभी सर्वे होने वाला है, मैं जूते चप्पल दिखाऊंगा। आपको जूते चप्पल वाला आर्गुमेंट रखिए अपने पास। देखिए, एनआईए के कम से कम 10 ऐसे केस चल रहे हैं। 10 एनआईए के, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के 10 ऐसे केस चल रहे हैं जो मदरसाओं पे हैं, जिनके लंग सिंह। आप पढ़ लीजिए ना, 5 के नाम बताओ। अब मैं आपका रिसर्च 5 के नाम बताओ। अब पढ़ लीजिए, 5 के नाम बताओ। अरे आपके देखो जूते चप्पल वाला एक्सपोज 5 के नाम बताओ। पिनाज जी से 5 के नाम जूते चप्पल एक्सपोज कर दिया मैंने। एक और झूठा बयान दे के साथ नहीं, मदरसों का झूठा बयान दे के साथ 10 नाम बोल रहे हैं, एक भी नाम का पता नहीं। चैनल के बीच में बता जरा सवाल पूछ ले लो, बार तो एक्सपोज कर दिया। यूनिवर्सिटी में पढ़ लो, फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ लो। मेरा सवाल रिजवी सर से जी भैया, कि जो अभी फैज सर ने कहा कि 8500 मदरसे वो है, वो मैंने जो कहा नाजायज है। फैज साहब ने कहा, मैंने कहा। ठीक है, आपने साहब ने नहीं कहा। तो उन सबको गलत बंद बातें कर देना करने का चाहिए। कोड तो ना आपकी करो उसके बारे में क्या राय है? नहीं बेटे, वो नाजायज नहीं कहा गया, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है। और वो रजिस्ट्रेशन चूंकि जो कुछ ने करा भी लिया बाद में। माइनॉरिटीज को जो अथॉरिटी दी गई, आर्टिकल 29 जो फैसिलिटी दी गई 30 में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कायम करने के लिए, तो वहाँ से वो हैं। लेकिन हम उसके बारे में भी कह रहे हैं कि अगर नहीं है तो उन्हें जाकर के रजिस्ट्रेशन करवाएं, बोर्ड में अपने आप को शामिल करवाएं। मैं इसके हक में हूँ, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि उनको जाकर के प्रॉपर तरीके से उसको चलाएं।
तो इसलिए वो नाजायज़ नहीं वैसे कि आप ये समझ लीजिए कि कोई खिलाफ है, बल्कि उनको मान्यता प्राप्त, जैसे बहुत सारे हमारे स्कूल भी हैं जो मान्यता प्राप्त नहीं है, और जहां मान्यता प्राप्त होता है लिखा रहता है तो क्या है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, मान्यता प्राप्त स्कूल, और जो मान्यता प्राप्त नहीं उनकी वैल्यू नहीं है। तो मदरसे भी जो मान्यता प्राप्त है उनकी वैल्यू है। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा तमाम लोगों से कि जिनके मान्यता प्राप्त मदरसे नहीं हैं वो जाएं और सारे कागज सबमिट करके मान्यता प्राप्त उसमें देखिए, आ रही हूँ आपके पास भी सवाल, फटाफट से 2-3 सवाल ले लेंगे फिर जवाब लेंगे। आपका सवाल किससे है? मेरा सर सभी सर से है कि जैसे यूपीएससी और एसएससी वगैरह में एग्ज़ाम्स होते हैं, तो वैसे ही एग्जाम्स क्या इन बॉडीज़ के लिए नहीं होने चाहिए जिसमें ट्रांसपेरेंसी रहे और कोई भी ऐसा यानी कोई शिक्षक वगैरह की जो भर्ती हो। शांतनु जी, नहीं, मैं इसका जवाब दे रहा हूं। किसी के पास अधिकारी ना हो कि नियुक्ति करने का, जैसे भाई सरकारी बाकी टीचरों की भर्ती होती है वैसे भर्ती होनी चाहिए मदरसों में भी। होनी चाहिए, तभी कह रहा हूं, इसलिए सर्वे पहला स्टेप हुआ था जिसमें हाय तौबा मची, जिसमें जूते चप्पल निकल आए। ठीक है, क्या दिक्कत है सर? जैसे अच्छे टीचर आएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे। देखिए सुनिए, जितने भी सरकार से फंडेड मदरसे हैं बेटा, उन तमाम में सरकार के नियम अनुसार भर्ती होती है। ये अलग बात है कि जैसे अभी पिनास जी ने कहा कि उसने इस्तीफा दे दिया, फिर अपने भाई भतीजों को ले आया, फिर उस सीट पे चला गया। ये जो घोटाले हैं इसको समझो कि सरकार की तरफ से हो रहे हैं। अच्छा, सरकार देख रही है तमाशा। बाकी मदरसों में अपॉइंटी जो होते हैं वो कौन करते हैं? वो तो जो 2.5% की ज़कात पे चलते हैं, वो जो उसका संचालक होता है वो करता है। अरे स्कूलों में भी होता है, कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटा होता है, वो बाकायदा रिश्वत लेता है और रिश्वत लेकर के अपॉइंट करता है। तो मदरसों में भी लिया जाती है रिश्वत? हर जगह होता है। हाँ, मदरसों में भी ली जाती है जो फंडेड है। अरे कमाल है, क्यों नहीं ली जाती? ऐसा थोड़ी कि सब जगह पाक साफ लोग हैं। नहीं, पिनासी वहां भी गड़बड़ है, पिनासी जांच होनी चाहिए। जो फंडेड मदरसे हैं, नहीं वो तो देखिए बाकी से कह दिया उन्होंने, गड़बड़ हर जगह है। हाँ, हो सकते, क्यों नहीं हो सकते भाई? जो फंडेड मदरसे हैं उनमें तो 15-15 लाख रुपए लेके भर्ती कर रहे हैं लोग। चलिए, बहुत सारे केस निकले हैं ऐसे। ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन सबसे है कि इंडिया डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा है या धर्म की ओर बढ़ रहा है? ठीक है, चलिए ये जवाब दें सवाल। हाँ, बैठ के पूछ सकते। मेरा सवाल रशीदी जी से है। जिस भी मदरसे में गजवाए हिंद पढ़ाया जाता है, काफिर की हत्या जायज बताई जाती है और राष्ट्रवाद के बारे में कुछ नहीं बताया जाता, उस हर मदरसे को बंद कर देना चाहिए। मेरा मानना ये है। बिल्कुल, मैं भी इसके हिमायत में। ठीक है, और पिनास जी आ रही हूँ पीछे। हाँ, बोल तो दूं, इसका जवाब तो बोल दूं। अरे मैंने कह दिया। मेरा सवाल ये है कि जो इलीगल मदरसे चलते हैं तो इन्हें बंद कर देना चाहिए। बंद कर देना चाहिए। ठीक है, ये सवाल नहीं, सजेशन है। सजेशन है, ठीक है। हाँ, वो फिर कहेंगे रशीदी साहब बच्चे आपकी तरह से थोड़ी रोज टीवी पे आके तेरा कर रहे हैं। मैं भी तो बता ही रहा हूँ। सर मेरा सवाल आपसे, जैसे आपने कहा कि सर्वे करते हैं और फिर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आके अपना करिकुलम नहीं देते, फिर उसके लिए कोई इलीगल या लीगल एक्शंस होते हैं या नहीं होते हैं? ठीक है, शांतनु साहब से एक सवाल है, पीछे उधर दे दीजिए, और एक सवाल रशीदी साहब से। जी हाँ, हमसे नहीं कोई। तुमने दे तो दिए जवाब, सारे जवाब तुम ही दोगे। सर मेरा सवाल सबसे है कि जब मदरसों जैसे छोड़ के जब वो अपने फैमिली को वापस लगा देते हैं और जब वो वापस ज्वाइन करते हैं, तो ये सुनने में बहुत अजीब सा लगता है कि कोई इंसान ने छोड़ा और अब वो वापस कर रहा है। तो क्या तब उनसे सवाल नहीं पूछा जाता कि आपने क्यों छोड़ा और अब क्यों कर रहे ज्वाइन? पहले रशीदी साहब आप जवाब दे दीजिए उनका, और फिर आप शांतनु जी आप जवाब दे दीजिए। देखिए, एक तो मैं ये भाई साहब टोपे वाले बैठे हैं ना, टोपा और चश्मा दोनों लगा रखे हैं इन्होंने, इनसे कहना चाहता हूँ। टोपा चश्मा तो आपके पास भी है, भाई साहब के टोपे चश्मे से क्या दिक्कत हो गई? एक उंगली आगे तो 4 पीछे, ये उदाहरण हमने सुना है ना पहले बार। एक उंगली आगे तो 4 पीछे। मेरे पास पकड़ा तो सही है। नहीं, मेरे पास टोपा नहीं, टोपी है। अच्छा ठीक है, तो टोपी, इनकी भी टोपी है। बहुत फर्क होता है टोपा और टोपी में। चलिए ठीक है। लोग पता क्या कहते हैं, अरे तो टोपी नहीं पहनाएंगे हम, जल्दी से फटाफट सवाल का जवाब देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, इनका सवाल भी सरकार की एजेंसियों पर है। अच्छा, अगर गजवा हिंद पढ़ाया जा रहा है, सरकार की एजेंसियां कहाँ सो रही हैं? ठीक है। दूसरे, वो भाई साहब ने पीछे बच्चे ने बोला कि साहब जो वापस आ जाते हैं उस पर क्या सवाल नहीं होता। मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा जब आपने कहा ना कि वो इस्तीफा दे देते हैं और फिर अपने भाई भतीजों को रखकर दोबारा वापस आ जाते हैं। ऐसा कौन सा नियम और कानून है या ऐसी कौन सी कमजोरी है सरकार के उन नियम और कानूनों में कि वो एक बार इस्तीफा भी दे देते हैं, अपने भाई भतीजों को लगाकर फिर वापस भी आ जाते हैं? ठीक है, ऐसा तो हमने कहीं सुना नहीं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, सरकार इसकी जांच क्यों नहीं करती? जब सड़क पे नमाज बर्दाश्त नहीं है, कह दिया गया है प्यार से नहीं सीखेंगे तो दूसरे भी तरीके हैं, तो फिर अब हिचकिचाना क्यों है? करिए कार्रवाई, कौन रोक रहा है? सरकार आपकी डबल इंजन की सरकार है, अच्छे से करिए कार्रवाई। 2017 से पहले सारे मदरसों को खुली छूट थी, जो भी करें, जो भी पढ़ाएं, जहां से फंडिंग आए, दुबई से आए, कहीं से आए, कोई दिक्कत नहीं है।
2022 में पहली बार सर्वे हुआ, मामला जूते चप्पल तक आ गया, मैंने बताया भी। उसके बाद जो पहली बार नहीं सर्वे हुआ, एनआईए की जांच, हर साल सर्वे होता है। एनआईए की क्या जांच बात आप कर रहे हैं? एनआईए की जांच हर साल सर्वे होता है। जूते चप्पल ये कहां से, निकालते हैं, हर साल जूते चप्पल निकालते हैं। पहली बार क्यों बोला पहली बार आपने? फिर जूते चप्पल उसी साल निकाले, योगी जी के आने के बाद हो रहा है। आपने जूते चप्पल निकाले, उसमें पैरामीटर्स बढ़ गए। इनका बस ना चले, ये कहते हैं आजादी में हमें 2014 के बाद मिली। जैसे ही आर्थिक जांच हुई, जैसे सिलेबस की जांच हुई, यहाँ हर जूते काम चप्पल निकल मोदी जी के बाद हो रहा है, हर काम मोदी जी के बाद हो रहा है। एनआईए की जांच बताइए, उसके पहले एनआईए की जांच क्या हुई? उसके पहले एजुकेशन थी नहीं, उसके पहले लोग खाते ही नहीं थे, उसके पहले लोग कारोबार करते ही नहीं थे। कमाल की बात है यार, सारे काम जो है 2014 के बाद हो रहे हैं, योगी और मोदी के आने के बाद हो रहे हैं। कमाल राम राज्य आ गया तब। हाँ, जैसे खुदा आ गया। अरे मेरे प्रभु, 2014 के बाद कमाल है। पढ़िए ना थोड़ी देर, इतना भी पैरों में मत गिरो यार, सच बात बोलने की हिम्मत रखो, ताकत रखो। तो जैसे इन्होंने बोला अभी कि कांग्रेस इनके लिए जिम्मेदार है, समाजवादी पार्टी जिम्मेदार है, इन्होंने खुल के बोला, अच्छी बात है। नहीं है ना, इसलिए एनआईए की जांच बीजेपी का, एनआईए की जांच कहां का? अच्छा, मैं भारतीय जनता पार्टी का हिमायती हूँ, बाकायदा वोट दिया अभी दिल्ली भाई में। मेरा तो पूरा का पूरा पैनल ही हिमायती है। बहुत सही, बाकायदा वोट दिया, जज्बात भक्त होना बीजेपी के अंदर नहीं है। देखिए मैं एतराज कर रहा हूँ, गौ भक्त होना और गौ रक्षा की बात करना भाजपा का नहीं है। आपके लिए कह रही, नहीं ये कह रहे हैं हमें, आप बहन जी की हिमायती हैं, ठीक है, वो बीजेपी बहन की जी जिंदाबाद, उन्होंने कहा, बहन मायावती जी जिंदाबाद, मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, ठीक है ठीक है, आयरन लेडी ठीक है जिंदाबाद। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सुनिए, हाँ, एक मिनट। इनसे पूछे गौमूत्र का सेवन आखिरी बार अरे कब किया था ठीक है इन्होंने? भाई, छोड़ दीजिए ना, छोड़ दीजिए ना। ये तो गाय के मिनट हिमायती सर, आज सुबह बाबा रामदेव पतंजलि का गौवर्ष कहते हैं उसको, गौवर्ष कहते हैं पानी में अरे मिला बस के। करिए, बस एक करिए। मिनट, हाँ, बिल्कुल आज अरे किया, जरा बिल्कुल। थोड़ा अरे सीरियस झूठे टॉपिक। आप हाँ, घर गोमूत्र का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए। ऑस्कर फर्नांडिस जो राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने कहा था कैंसर उनका ठीक हुआ है गोमूत्र से, ऑफिशियल रिकॉर्ड है। गोमूत्र का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए और गोमूत्र पर आपत्ति करने वाले गोमूत्र हराम है, गोमूत्र हराम है, गोमूत्र हराम है कहते हैं। तो ये बताओ, ऊंट के मूत्र में काजू बादाम है, छुप छुप के ऊंट का मूत्र पिएंगे और गोमूत्र पर आपत्ति करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, आप सब लोग इस चर्चा में शामिल हैं, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है। मेरे पास वक्त की कमी है। यूपी में जो मदरसा घोटाला है अब सामने आ गया है, सरकार से भी जवाब मांगा गया है और जो तमाम ये मदरसे निकल आए हैं इन पर भी चेक एंड बैलेंस हो रहा है। फिलहाल तो मेरे पूरे पैनल में था कि हाँ, कार्रवाई करिए, सख्त से सख्त सजा दीजिए, बंद करना बंद कीजिए, लेकिन जब कार्रवाई होगी तब भी कैसे ही स्वर सुनाई देंगे, उस पर एक क्लोज वॉच रखना होगा। आप सभी इस चर्चा में शामिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।